बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद असफ़ा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, नाइन्थ केमिस्ट्री का। इसका जो पहला टॉपिक है वो आपके पास है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं। एक आपके पास है एटम और दूसरी आपके पास है केमिकल बॉन्ड। एटम क्या चीज़ होती है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। अब एटम को केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? जो एटम्स होते हैं ना वो अनस्टेबल होती है। दुनिया में कोई भी चीज़ है वो क्या कर रही है, वो कोशिश करती है कि वो किसी ना किसी तरह स्टेबल हो जाए। ठीक है, स्टेबल होने के लिए वो क्या करती है, एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं। इसी तरह आपके पास जो एटम्स होते हैं, जब वो रिएक्ट करने के बाद स्टेबल हो जाते हैं, एक बॉन्ड बना देते हैं, उस बॉन्ड को आप कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक। अब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एटम था, अनस्टेबल था, उसने क्या किया, रिएक्ट किया। रिएक्ट करने से पहले उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आपके पास जो अनस्टेबल चीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी अनस्टेबल चीज़ है, उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब वो स्टेबल हो जाती है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल दो एटम्स मिले हैं, एटम्स मिलकर क्या हो गए हैं, स्टेबल बन गए हैं, और उस स्टेबल चीज़ की एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। और इसी तरह जब वो रिएक्ट नहीं किया था उन्होंने, उससे पहले उनकी एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो थे लेस स्टेबल। ठीक है, तो इसलिए एटम्स क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ताकि वो क्या रहें, इजीली एग्जिस्ट कर सकें। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो स्टेबल क्यों होती हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने। पीरियोडिक टेबल एक एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा टेबल है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। अब उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पूरी की पूरी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो 118 एलिमेंट्स होते हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से उनको क्लासिफाई किया गया है कुछ ग्रुप्स में और कुछ पीरियड्स में। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7 हैं, और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं 18। जो आखिरी वाला ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। सवाल है हमारा, नोबल गैसेस स्टेबल क्यों होती हैं, बाकी सारी की सारी अनस्टेबल हैं, लेकिन सिर्फ नोबल गैसेस ही क्यों स्टेबल हैं? नोबल गैसेस ग्रुप 18 को कहा जाता है। अब इसके अंदर 5 एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज हीलियम, सेकेंड वन इज नियॉन, थर्ड वन इज आर्गॉन, फोर्थ वन इज क्रिप्टॉन, एंड द फिफ्थ वन इज जीनो। ठीक है, अब इन 5 नोबल गैसेस जो हैं, इसमें से जो पहला एलिमेंट है हीलियम, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन जो बाकी 5 एलिमेंट्स हैं, बाकी 4 एलिमेंट्स रिमेनिंग रह गए हैं, इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब एटम स्टेबल कब होता है? एटम स्टेबल तब होता है जब उसका आखिरी शेल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वैलेंस शेल किसको कहा जाता है? वैलेंस शेल कहा जाता है आखिरी शेल को। वैलेंस शेल का जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। अच्छा, अब नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इस वजह से ये स्टेबल होती हैं, और अगर वो स्टेबल होंगी तो उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, फिर अब आपके पास 2 रूल्स आते हैं स्टेबिलिटी के। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज डुप्लेट रूल एंड द सेकंड वन इज ऑक्टेट रूल। डुप्लेट किससे वर्ड निकला है? नाम से ही जाहिर हो रहा है। डुप्लेट का मतलब होता है कि दो दो चीजों को कहा जाता है। ठीक है, ऑक्टा ऑक्टेट रूल वर्ड निकला है ऑक्टा से। ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8, मतलब कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो इस तरह के रूल्स को क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल, और वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और अगर किसी भी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो इस तरह के रूल को आप क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल, और इस तरह भी एटम स्टेबल हो जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने नोबल गैसेस में पढ़ा था। नोबल गैसेस के जो पहला एटम था कौन सा था, हीलियम था। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो वो स्टेबल होता है। इसी तरह आपके पास क्या आ जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं
किस में बाकी तमाम नोबल मेटल्स में लाइक नियॉन है, क्रिप्टॉन है, आर्गॉन है, ज़ीनॉन है, तो उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो उन्हें रिएक्ट करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। एग्जाम्पल्स देखिएगा, एग्जाम्पल कौन सी है, डुप्लेट रूल की आ जाती है। हीलियम, हीलियम इज़ द सेकेंड मेंबर, आपके पास जो फर्स्ट पीरियड होता है उसका दूसरा एलिमेंट होता है। और डुप्लेट रूल मोस्टली दो एलिमेंट्स शो करते हैं, एक है हीलियम एंड द सेकंड वन इज हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्टेट रूल की एग्जांपल क्या होगी, ऑक्टेट रूल की एग्जांपल हमारे पास जाएगी नियॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, पहला शेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाएं किसी एटम के आखिरी शेल में तो वो स्टेबल होता है, तो हीलियम इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल या स्टेबल एटम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक एटम्स होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर एक एटम पाया जाता है। ऑक्टेट रूल की एग्जांपल क्या होगी, नियॉन, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, नियॉन 10। ठीक है, अब 10 की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, न्यूक्लियस आएगा, फिर उसके बाद क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स आने के साथ क्या आ जाएंगे, सेकंड शेल आएगा। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 2 अंदर वाले और 8 बाहर वाले, टोटल कितने हो गए, 10। तो नियॉन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये किसको फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को, और ये एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे नोबल गैसेस की। लेकिन अब देखें, अब फॉर एग्जांपल कोई नोबल गैस नहीं भी होती, ठीक है, लाइक अल्कली मेटल्स है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, हेलोजेंस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये वो एटम्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। अब मैं एक एग्जांपल लेने जा रही हूँ कि इसकी सोडियम की, सोडियम एटम जो है वो स्टेबल कैसे होता है। यहाँ पे आपके पास आपको नजर आ रही होगी एटम, सोडियम एटम की एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 10 हो गए, एक रह गया, और वो एक इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, वो आएगा थर्ड शेल में। अब देखो तो देखें कि ये स्टेबल है, नहीं ये स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल हो, तब होता है जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसके पास तो 8 नहीं है, इसके पास तो एक है। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो एटम सोडियम जो है अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, ठीक है, या दूसरी पॉसिबिलिटी इसके पास क्या है कि सोडियम एटम के पास एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अब दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में से ज्यादा सूटेबल मेथड कौन सा है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम तो नहीं है। तो सोडियम क्या करेगा कि मैं 7 किधर से जाके लूँ, मैं क्या करता हूँ, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ। तो सोडियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, फिर सोडियम एटम का आखिरी शेल क्या था, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसने क्या किया, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और लूज करने के बाद वो क्या बन गया, सोडियम आयन, और सोडियम आयन क्या हो गया, अनस्टेबल। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो लास्ट शेल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, जब ऑटोमेटिकली ये हम रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद इसका वैलेंस शेल कौन सा बन जाएगा, सेकंड शेल। सेकंड शेल में पहले ही कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, और ये सोडियम क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो इसी तरह बाकी जो एटम्स हैं, लाइक सोडियम है, अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, हेलोजन है, जो भी मेटल्स है, जो भी एलिमेंट हैं, वो कैसे स्टेबल होते हैं, वो 3 तरीके से स्टेबल होते हैं। या तो वो क्या कर लें, या वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लें, ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी है या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लें, शेयर कर लें। इन 3 तरीकों से एलिमेंट या कोई भी एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे हमने किसका पढ़ा, सोडियम का पढ़ा। ठीक है, अब सोडियम क्या हुआ, स्टेबल हो गया। दोनों को कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट मेथड इज मोर फिजिबल एज कम्पेयर टू द सेकंड वन। ठीक, तो इस तरह आप ये भी पता चला सकते हैं कि कैसे एटम क्या करेगा, स्टेबल होगा और कैसे अनस्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा, अब
बुक पे आइएगा। बुक पे आपके पास जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर का पेज नंबर है 33। पहला जो टॉपिक है वो आपके पास कौन सा है? व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अभी हमने पढ़ा है स्टेबल होने के लिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज कोशिश करती है कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू डिक्रीज द देयर एनर्जी। एटम्स की क्या सलाहियत है कि वो अपनी एनर्जी को कम कर सके? मैंने अभी बताया था, अगर एनर्जी कम होगी इसका मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जो चीज स्टेबल हो उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो एटम्स क्या कोशिश करते हैं कि अपनी एनर्जी कम करें। कम कब होगी? जब वो स्टेबल हो जाएंगे। दे डू दिस, वो ऐसा कब करते हैं? बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स, दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के बाद। इट इज अ नेचुरल फिनोमिना बिकॉज इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। क्यों? क्योंकि इस तरह एटम्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट वन इज के नोबल गैसेस स्टेबल कैसे होती हैं, इसको देखिएगा। व्हाई डू एटम सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी? ठीक, द early chemists had started thinking about this a long time ago. They finally succeeded to get an answer only when the noble gas is helium. ठीक है, पहला एलिमेंट इसका हीलियम है। सेकंड वन इज नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन वर डिस्कवर्ड। अच्छा, लास्ट एलिमेंट नोबल गैसेस का कौन सा है? जीनोन वर डिस्कवर्ड। ठीक, हीलियम के अलावा बाकी जो तमाम नोबल गैसेस हैं उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। वी ऑल्सो नो अबाउट दीज गैसेस दैट neither their atoms combine with themselves nor with other atoms। ना ये अपने साथ रिएक्ट करते हैं ना दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं। What is the reason behind this? इसकी रीजन क्या है? The probable reason for this lack of reactivity was their stability। ठीक है, इसकी रीजन क्या है कि वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इट वॉज सजेस्टेड दैट दीज गैसेज वर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन हीलियम। स्टेबल क्यों है? क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो कौन से रूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं? कौन से रूल फुलफिल कर रहे हैं? डुप्लेट रूल। ठीक है, एंड द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द रेस्ट ऑफ ऑल द गैसेज। जो बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसलिए स्टेबल है। और वो कौन से रूल फुलफिल कर रहे हैं? ऑक्टेट रूल। ठीक है, दिस गिव राइज टू द प्रिंसिपल दैट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं, जैसे कि किस में पाए जाते हैं? हाइड्रोजन में और हीलियम में, पहले शेल में वो क्या कहलाता है? डुप्लेट रूल कहलाता है। और द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और अगर आखिरी किसी भी शेल के, किसी भी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो भी क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इसके साथ मीन स्टेबिलिटी एंड हेंस अनरिएक्टिविटी एज वेल, तो वो क्या हो जाता है? अनरिएक्टिव हो जाता है। दिस प्रिंसिपल वाज नेम्ड एज, इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? डुप्लेट रूल अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट रूल अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आप एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। डुप्लेट में आ जाएगी कौन सी वाली हमने पढ़ी है? हीलियम पढ़ी है। और ऑक्टेट में आ जाएगी नियॉन। ठीक है, और आप साथ डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। The discovery of duplet and or octet rule was followed by another similar suggestion that atoms form bond। atom bond क्यों बनाते हैं? Because they would like to lower their energy, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं। एनर्जी कब कम होगी? जब वो स्टेबल हो जाएंगे। By completing their duplet और octet rule, octet या duplet rule फुलफिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टेबल होंगे, और स्टेबल होंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब हम एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं अदर देन नोबल गैसेस। कौन से? सोडियम। For sodium atom, it is easy to lose one electron। सोडियम के लिए क्या आसान होता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे एंड स्टेबलाइज, और वो स्टेबल हो जाए इट सेल्फ, देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन, बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे वाइल कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अभी हमने पढ़ा था ना कि सोडियम के पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो कब कंप्लीट होगा? जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी? या तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? या वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। सोडियम एटम देयरफॉर अडॉप्ट, तो सोडियम एटम क्या करता है? अडॉप्ट द एनर्जेटिकली इजियर पाथ, आसान रास्ता इख्तियार करता है, एंड लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, और वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है टू फॉर्म अ बॉन्ड। क्या बनाने के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। इन द सेम वे, इसी तरह अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या करता है? इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन एटम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। हाइड्रोजन के लिए भी आसान होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालना टू बिकम प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है और वो एक निकाल के क्या बन जाता है, प्रोटॉन, H पॉजिटिव आयन। और दूसरा रास्ता क्या है कि वो क्या करे, गेन वन इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, एक गेन कर ले और गेन करने के बाद वो क्या बन जाए, हाइड्राइड आयन। ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है, जैसे H पॉजिटिव बना है, और अगर वो गेन कर ले तो वो क्या बन जाता है, H नेगेटिव, जैसे हाइड्राइड आयन बना है। अगर पूछ लें प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या है तो आप क्या कहेंगे, H पॉजिटिव, और हाइड्राइड आयन का क्या है तो आप क्या कहेंगे, H नेगेटिव। ठीक है। इन द लेटर केस इट कंप्लीट्स इट्स डुप्लेट रूल, तो वो दोनों केसेस में दूसरे वाले में क्या करेगा, पहले वाले में तो उसने इलेक्ट्रॉन एक ही था वो तो निकाल दिया, अब उसके पीछे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है, इसलिए वो H पॉजिटिव बन जाता है, H पॉजिटिव कहलाता है। लेकिन दूसरे केस में अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक पहले था एक गेन कर लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो, तो वो दूसरे केस में क्या कर रहा है, डुप्लेट रूल फुलफिल कर रहा है। ठीक है। Alkali metals and alkaline earth metals are therefore expected to be electropositive. Electropositive वो metals होती हैं, वो elements होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं। ठीक है। Which will form bond with electronegative atom. Electronegative atoms कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत कौन रखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत कौन रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स किसके साथ मिलती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन और क्लोरीन बोथ आर नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती हैं। ठीक है। Although in the beginning octet rule played a significant role in understanding the nature of a chemical bond, octet rule क्या करता है, बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है क्या समझने के लिए, केमिकल बॉन्ड समझने के लिए। ठीक है। Yet further investigation found it to be less important. अब आपने इसको समराइज कैसे करना है। ठीक है। ये बेसिकली जो आपके पास टॉपिक था वो शॉर्ट क्वेश्चंस का था। ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एटम जो है वो क्या करता है, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, जो नोबल गैसेस होती हैं वो स्टेबल क्यों होती हैं, फिर उसके बाद उसकी रीज़न पढ़ी, स्टेबल होने की वजह क्या है, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल पढ़ा था, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, सोडियम जो है वो स्टेबल कैसे होता है, वो क्या करता है, लूज करता है या गेन करता है, और इसी तरह हाइड्रोजन क्या करता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कैसे कंबाइन होते हैं। ठीक है। इसको दोबारा से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपके पास आ जाता है केमिकल बॉन्ड, जो हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।